गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रासायनिक परिचर्याएँ पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे की परिचर्याओं के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने रासायनिक परिचर्याएँ जो पढ़ी थी उनमें हमने जो परिचर्याएँ पढ़ी, मैं जस्ट उनका टॉपिक्स रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा। मर्सराइजिंग प्रक्रिया, सिलवट रोधी परिचर्या, वाटरप्रूफ परिचर्या, फायर प्रूफ परिचर्या, ब्लीचिंग, कीट रोधी परिचर्या, फफूंद रोधी परिचर्या, वजन बढ़ाना, स्थिर विद्युत अवरोधक, अवशोषण क्षमता परिचर्या। ये परिचर्याएँ हमने कल पढ़ी थी। इनके आगे अब नेक्स्ट आती है मिट्टी और दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। बार बार प्रयोग में आने वाले वस्त्रों में विविध प्रकार के दाग धब्बे, धूल, मिट्टी के कण, तेल, ग्रीस आदि के धब्बे आदि लग जाया करते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में दाग धब्बे शीघ्रता से लगते हैं और देरी से छूटते हैं। पॉलिस्टर वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज उत्पन्न होने के कारण धूल, मिट्टी के कण आदि चिपक जाते हैं। वस्त्रों को दाग धब्बे अवरोधी बनाना इस वजह से बहुत आवश्यक होता है। स्कॉच गार्ड परिचर्या द्वारा, यानी कि धूल मिट्टी अवरोधक परिचर्या द्वारा, स्कॉच गार्ड परिचर्या द्वारा धूल मिट्टी वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। तेल, ग्रीस और अन्य दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं। स्कॉच गार्ड परिचर्या को वीज़ा भी कहा जाता है। इस परिचर्या का आविष्कार 1966 में हुआ था। यह परिचर्या वस्त्र की धुलाई के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई। बार बार की धुलाई के उपरांत भी वस्त्र तरोताज़ा बने रहते हैं, नए कोमल लगते हैं, आकर्षण और सुंदरता उनकी बनी रहती है और चमक भी काफ़ी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक परिचर्या। कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए कुछ ही वस्त्रों पर यह परिचर्या दी जाती है, जैसे चिकित्सा के काम में आने वाली पट्टियाँ, वस्त्र, धागे आदि एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूरित किए जाते हैं। वस्त्र की साइजिंग करते समय एंटीसेप्टिक घोल में उन्हें डुबोकर वस्त्र निकाला जाता है, जिससे वस्त्र पर एंटीसेप्टिक लेयर चढ़ जाती है और फिर उसे सुखा लिया जाता है और वस्त्र सदा के लिए एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त हो जाता है। बार बार की धुलाई के पश्चात भी यह गुण समाप्त नहीं होता। वस्त्र स्वतः निसंक्रमण यानी सेल्फ स्टरलाइज्ड होते हैं। इन वस्त्रों से हमेशा ही रासायनिक पदार्थों की स्मेल आती रहती है। एंटीसेप्टिक वस्त्र आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि जर्म्स, वायरस जनित बीमारियां काफ़ी हो रही हैं और ख़ासकर बारिश के मौसम में जर्म्स फैलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। वायरस से इसकी जनित बीमारियां हमारे समाज में ज़्यादा फैल रही हैं, तो आजकल एंटीसेप्टिक क्लोथ्स काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं मार्केट में। हमारे जो मास्क है, ग्लव्स वगैरह हैं, एप्रिन्स वगैरह जो होते हैं, हॉस्पिटल्स में नर्सेज़ के लिए या और पेशेंट्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं क्लोथ्स, ड्रैपरीज वगैरह, वो सब एंटीसेप्टिक होना बहुत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है एंटी स्नैक परिचर्या। निटिंग से बने वस्त्रों का प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इन वस्त्र यानी कि निटिंग से बने वस्त्र, लेस आदि काफ़ी सुंदर, आकर्षक दिखाई देते हैं, परंतु निटिंग से बने वस्त्रों में उधड़ने का जो दोष पाया जाता है वो काफ़ी होता है। एक हल्का सा धागा खिंच जाने पर भी पूरा वस्त्र खराब हो जाता है बड़ी जल्दी से। इस अवगुण से बचने के लिए वस्त्र पर एंटी स्नैक परिचर्या की जाती है। अमेरिका की ड्यू पॉन्ट कंपनी इस दोष से बचने के लिए जे-पेल का आविष्कार किया था। जे-पेल के प्रयोग से वस्त्र को उधड़ने से आसानी से रोका जाता है। वस्त्र आसानी से उधड़ता नहीं है, साथ ही वस्त्र पर लगे दाग धब्बे गंदगी शीघ्रता से छूट जाते हैं।
इतना ही नहीं, इस परिसज्जा से युक्त वस्त्रों में स्थिर विद्युत चार्ज भी कम रहता है। नेक्स्ट परिसज्जा है बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा। वस्त्र की न केवल फफूंद या कीड़ों से नुकसान पहुंचाते हैं, वस्त्र को कीड़े फफूंद आदि नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बैक्टीरिया भी वस्त्र पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। खासकर पसीने वाली गंदगी युक्त स्थानों पर बैक्टीरिया का आक्रमण शीघ्रता से होता है। परिधान हेतु वस्त्रों पर बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा इसलिए आवश्यक हो जाती है और वस्त्रों को इसके लिए अमोनिया के यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्त्र बैक्टीरिया प्रूफ हो जाता है। अब उन वस्त्रों पर बैक्टीरिया का प्रभाव काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट है सिकुड़न रोधी परिसज्जा, श्रिंकेज कंट्रोल फिनिश। वस्त्र को पूर्व आकार ग्रहण करने के लिए जिससे कि वह शीघ्रता से दबाव पड़ने पर या खींचने के उपरांत भी अपनी मूल आकृति और मौलिक आकार प्राप्त कर ले, सिकुड़न रोधी बनाया जाता है और इसके लिए सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अस्थिर वस्त्र शीघ्रता से ही अपने मौलिक आकार को खो देते हैं और अपनी आकृति को खराब कर देते हैं। फैलने और सिकुड़ने का दोष उनमें आ जाता है। दिखने में ऐसे वस्त्र काफ़ी भद्दे और बेढंगे से लगते हैं। सूती, लिनन, रेयॉन वस्त्र अक्सर पहली बार धोने के पश्चात सिकुड़ जाते हैं, अपनी मौलिक लंबाई और चौड़ाई में से छोटे हो जाते हैं। सिकुड़न रोधी परिसज्जा द्वारा वस्त्र को सिकुड़ने वाले दोष से बचाने का प्रयास किया जाता है और परिसज्जा करघे पर से उतारे गए वस्त्र जो ग्रे गुड्स कहलाते हैं को एक बार धोने के पश्चात दी जाती है। सिकुड़न दो प्रकार की होती है, एक होती है लगातार होने वाली सिकुड़न और दूसरी होती है ढीली अवस्था की सिकुड़न। लगातार होने वाली सिकुड़न जो होती है, इसमें जितनी बार भी वस्त्र को धोया जाता है वह सिकुड़ता है, फलस्वरूप वस्त्र लगातार छोटा होता चला जाता है। इस दोष से बचने के लिए ताप सुनम्य रेशो यानी थर्मोप्लास्टिक फाइबर से बने वस्त्रों को हीट सेट विधि के द्वारा स्थायी आकार और आकृति प्रदान किया जाता है। हीट सेट अर्थात एक निश्चित तापक्रम पर उस वस्त्र का आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है और उस तापमान तक उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उस तापमान से अधिक टेम्परेचर पर वस्त्र गुजरता है तभी उसके आकार आकृति में परिवर्तन आता है। उन्हीं वस्त्रों को अगर हाथ से धोया जाए तो वह कम सिकुड़ते हैं, परंतु यदि मशीन से धोया जाए तो वह मशीन में दबकर ढीले पड़ जाते हैं। वस्त्र शीघ्रता से फैल जाता है, कुछ ही दिनों में पहनने योग्य नहीं रहता। उन्हीं वस्त्रों पर सिकुड़न रोधी परिसज्जा दो प्रकार से दी जाती है, एक होती है सतह पर तह जमाना सरफेस कोटिंग और दूसरा हैलोजिनेशन द्वारा। सरफेस कोटिंग परिसज्जा जो होती है वह पॉलीमाइड से दी जाती है। उन्हीं वस्त्रों की सतह पर पॉलीमाइड की एक लेयर जमा दी जाती है, जिससे बार बार की धुलाई के उपरांत भी वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। हैलोजिनेशन द्वारा ऊन को क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। लगातार होने वाली सिकुड़न के पश्चात आता है ढीली अवस्था का सिकुड़न। वस्त्र में पहली धुलाई के उपरांत जो सिकुड़न होती है उसे हम ढीली अवस्था की सिकुड़न कहते हैं। बुनाई प्रक्रिया में ताने के धागे कसकर करघे पर ताने जाते हैं और बाने के धागों से उनकी भराई यानी फिलिंग प्रक्रिया की जाती है। करघे पर से उतारने के पश्चात ताने के धागे तने हुए सीधी अवस्था में ही रहते हैं। वस्त्र को जब पहली बार धोया जाता है तो वह गीले हो जाते हैं और ताने के सूत मुड़कर क्रिम्प्ड हो जाते हैं। ताने की ओर से वस्त्र छोटा पड़ जाता है। क्रैप वस्त्रों में सिकुड़न कम होती है। सैनफोराइजिंग मर्सराइजिंग परिसज्जाओं द्वारा वस्त्र को सिकुड़ने से रोका जाता है। उन्हीं वस्त्रों में मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से रेजिन की परत चढ़ जाती है और वस्त्र नहीं सिकुड़ता। सूती, रेयॉन, लिनन आदि वस्त्रों को सिकुड़न रोधी बनाने के लिए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ उनकी प्रतिक्रिया कराई जाती है।
जिसके पश्चात वस्त्र को तान कर सुखाया जाता है। बाद में गर्म करके रेजिन को स्थायी बना दिया जाता है। इससे वस्त्र लंबाई चौड़ाई में नहीं सिकुड़ता और उनका आकार स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है स्थायी प्रेस परिसज्जा। सूती, लिनन, रेयॉन आदि रेशों से बने वस्त्रों पर सिलवटें शीघ्रता से पड़ती हैं। ये वस्त्र 1 या 2 बार पहनने के पश्चात ही क्रश हो जाते हैं और नेक्स्ट उपयोग के लिए उन्हें वॉश करना और वापस वही सारी प्रक्रियाएं करना आवश्यक हो जाता है। आयरन करना, वॉश करना, आयरन करना, चरक देना, मांड देना आदि। वस्त्र को क्रीज रोधी बनाना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि उसे बार बार धोने के उपरांत इस्त्री ना करनी पड़े, उनका रखरखाव सरल हो जाए और वह हमेशा तरोताज़ा और आकर्षक बने रहें। 1955 में वस्त्रों के रखरखाव को सरल बनाने के लिए स्थायी प्रेस परिसज्जा का शुभारंभ हुआ। सूती और लिनन वस्त्रों में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकी थी उस समय। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को तो हीट सेट करके स्थायी प्रेस दी जाती है, जिससे वस्त्र पर क्रीज और सिलवटें नहीं पड़ती हैं। परंतु सूती और लिनन के वस्त्रों को स्थायी प्रेस देने के लिए वस्त्र पर पहले संश्लेषित रेजिन की परिसज्जा दी जाती है और फिर वस्त्रों को धो और पहनो जैसा बनाने के लिए, सिकुड़न अवरोधी बनाने के लिए बार बार के प्रयोग के पश्चात भी वस्त्रों पर क्रीज नहीं पड़े, ऐसा बनाने के लिए उन पर परिसज्जा की जाती है। नित्य प्रति नए नए रेशे, वस्त्र, परिष्कृतियाँ, परिसज्जाओं का आविष्कार होता आ रहा है। वस्त्र पर दी गई परिसज्जाओं का उल्लेख और उसके लेबल पर लिखा रहता है। इस लेबल का उपयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। शिक्षित उपभोक्ता पढ़कर, समझकर, सोच विचार कर प्रयोजन के अनुसार ही वस्त्र क्रय करता है। वस्त्र का न केवल खरीदारी का ज्ञान ही होना चाहिए, बल्कि रखरखाव, संरक्षण, साफ सफाई, धुलाई, इस्त्री किस प्रकार की जानी चाहिए, इन सब के बारे में भी उपभोक्ता को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वस्त्र ज़्यादा दिनों तक उपभोक्ता की सेवा कर पाएगा और लंबे समय तक तरोताज़ा, आकर्षक, सुंदर बना रह पाएगा और पहनने योग्य बना रहेगा। परंतु जो अशिक्षित उपभोक्ता हैं उनके लिए लेबल जो होता है और लेबल पर जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह पढ़ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वस्त्रों का चुनाव कर पाना उनके लिए कठिन हो जाता है और उनका वस्त्रों पर किया गया व्यय भी व्यर्थ हो जाता है। कुछ वस्त्र विज्ञान की जानकारी केवल हम रिटर्न में ही दे सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इसकी जानकारियाँ पहुंच जाती हैं और वह सतर्क हो जाते हैं। हर कंपनी अपने अपने लेबल्स की जानकारियाँ निर्धारित करके चलती हैं और उस पर शो करती हैं, जिनको पढ़कर उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अनुरूप वस्त्रों का चयन आसानी से कर सकता है और उस पर किए गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। परिसज्जाओं का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है कि वस्त्र की उपयोगिता बढ़े और उस पर किए गए व्यय से उपभोक्ता की अधिकतम सेवा की जा सके। सामान्यतः परिसज्जाएँ जो होती हैं उनको प्रभावित करने वाली मुख्य जो बातें हैं या मुख्य तत्व जो हैं उनमें फर्स्ट आता है रेशों की प्रकृति। विभिन्न वर्ग के रेशों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं पर परिसज्जाएँ निर्भर करती हैं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत रेशों की संरचना, बनावट, संगठन, अवशोषण क्षमता, रगड़, घर्षण, दबाव, तन्यता, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, खिंचाव सहने की क्षमता आदि का प्रभाव उस पर आता है। रेशों की रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत अम्ल की प्रतिक्रिया, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, विरंजक का प्रभाव, रंगों के प्रति सादृश्यता आदि आते हैं। किस प्रकार की परिसज्जा दी जाएगी यह इन सब से निर्धारित होता है।
बिना सोचे समझे रेशों के बारे में बिना जानकारी लिए वस्त्र पर कोई भी परिचर्या यदि दी जाए तो वांछित प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है और उल्टा रेशों को नुकसान भी पहुंच जाता है।